तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पे। तो हम फिजिक्स के क्लास 12th अनसॉल्व को सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने खंड 10 सॉल्व कर लिया था और खंड या क्या करना था, सॉल्व करना था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है खंड या का। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस नियम को लिखकर स्पष्ट कीजिए। इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल जिसका आवेश बराबर Q तथा त्रिज्या R के कारण विद्युत क्षेत्र का मान फर्स्ट पोजीशन में बोला है। खोल के बाहर, जो खोल है उसका बाहर, गोल के भीतर तथा गोल की सतह पर। क्या है? खोल के भीतर और खोल की सतह पर। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं गॉस के प्रमेय के अनुसार, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे गॉस के प्रमेय। गॉस प्रमेय किसे कहते हैं? किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, क्या है, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स समस्त आवेश जो होता है का 1/ε गुना होता है। तो चलिए हम आपको उस भाषा सहित दिखाते हैं। तो हमारा गॉस प्रमेय है किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, क्या है, कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है। क्या है? कोई बंद काल्पनिक, जैसे कोई है, क्या है, बंद काल्पनिक पृष्ठ हम क्या किए, ले लिए हैं। तो किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स समस्त आवेश का क्या होता है, समस्त आवेश जो इसमें है, समस्त आवेश जो भी है उसका 1/ε गुना होता है। 1/ε गुना होता है, जिसे क्या कहते हैं, समस्त, क्या, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स समस्त वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई बराबर होता है Q समस्त आवेश और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, गॉस प्रमेय कहते हैं। ठीक, बंद काल्पनिक पृष्ठ है, उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स का है, वैद्युत फ्लक्स का समस्त आवेश 1/ε गुना होता है, जिसका फार्मूला फाई ई बराबर Q/ε0 होता है। और उसी में अगला हमारा क्वेश्चन पूछा है कि पहला खोल के, जो खोल है, खोल के बाहर, खोल के भीतर और खोल की सतह पर। ठीक है, तो हम एक खोल की रचना करते हैं। तो देखिए हमारा एक खोल हो गया और R दूरी बोला है, तो R दूरी हो गया। और एक और हम काल्पनिक क्या करेंगे, इसका एक और खोल की रचना करेंगे। ठीक है, ठीक, ये R दूरी होगा। ठीक, ये स्मॉल R दूरी का होगा। ठीक है, स्मॉल R दूरी का होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल R दूरी का हो गया। तो ये हमारा स्मॉल R दूरी का हो गया और आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है इस पे। ठीक है, एक समान रूप से हो गया। ये गॉसियन पृष्ठ है। ठीक, हमारा ये गॉसियन पृष्ठ है, गॉस के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्योंकि गॉस की मदद गॉसियन पृष्ठ होता है। तो गॉसियन पृष्ठ जो है यहाँ पे हमारा क्या है, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पहला बोला का है, वाय पृष्ठ पे। ठीक है, तो वाय पृष्ठ पे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो वाय पृष्ठ अल्पांश dA, तो dA द्वारा क्या होगा, dA क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, इसको इस तरह ले लेंगे, इस प्रकार। ठीक है, इधर हमने कर दिया है इसको, और हम इधर किए होते तब इस प्रकार हम किए होते। ठीक है, इधर भी आप किधर भी कर सकते हैं। ठीक, तो dA हो गया, गुजरने वाला dA, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल dA, और E वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, ये हमारा P बिंदु पर। ठीक, ठीक है, इतना हो गया। तो हम क्या करेंगे, खोल के बाहर, ठीक है, खोल के बाहर पृष्ठ पर, तो लिख देंगे फर्स्ट खोल, क्या, खोल के बाहर। ठीक है, ये O केंद्र का है। ठीक है, स्टेटमेंट हम लिख लेंगे, जो हम रचना करेंगे वही लिखना रहता है। ठीक है, कि माना हमने एक गॉसियन पृष्ठ O केंद्र का क्या किए है, O केंद्र तथा कैपिटल R त्रिज्या का क्या किए हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की रचना किए हैं, तथा उसके बाहर स्मॉल आर दूरी के एक काल्पनिक पृष्ठ का किए हैं, रचना किए हैं, तथा उसी बिंदु, तो उसके द्वारा रचना किए गए एक बिंदु P है, उस पर क्या करना है, वाय पृष्ठ है, जिस पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लोग ज्ञात करते हैं। तो
हम लिखते हैं यदि खोल के बाहर पृष्ठ पर, ठीक। तो यदि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई हो तो यदि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई हो, ऐसे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है डी फाई हो, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे डी फाई ई बराबर, हमारा सूत्र होता है, ठीक है, ई डी ए, ठीक है। इतना हो गया। तो चूँकि ई इंटू डी ए कॉस थीटा हमारा सभी सूत्र हैं, ठीक है, गॉस प्रमेय के अनुसार। इतना हमारा हो गया, ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारे छोटे क्षेत्रफल के लिए। अब क्या करेंगे, संपूर्ण के लिए ज्ञात करेंगे, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, वह पृष्ठ पे, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिख देंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन। ये तो अच्छी तरह से आता है, समाकलन, ठीक है। तो समाकलन का चिन्ह ये है, ठीक, बंद काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक। तो डी फाई ई, ठीक है, ये बंद है, बंद इस तरह दिखाते हैं, ये समाकलन का चिन्ह है, ठीक, बराबर, फिर बंद पृष्ठ, ठीक, ई डी ए, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, या मान आप यहाँ कर देंगे, यहाँ पे चूँकि ये हमारा डी ए और ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये एक ही क्षेत्र, एक ही दिशा में है। यहाँ पे थीटा बराबर क्या है, 0 है, तो cos 0 से अनेक होता है, तो आप यहाँ लिख देंगे डी फाई ई बराबर ई डी ए, ठीक है, ई डी ए लिख देंगे, ठीक है। यहाँ बीच में देखिए यहाँ पे, ठीक है, ई डी ए लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, डी गायब हो जाएगा, फाई यानी आगे डी को हटाने के लिए क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो फाई ई बराबर ये, तो ये हो गया। तो चूँकि फाई ई बराबर ई ए, क्या गॉसियन पृष्ठ है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, चूँकि होता है कितना है, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो गुणे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाए। इतना हो गया, अच्छे समझ आया होगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। चूँकि गॉस का नियम क्या होता है, गॉस के नियम से, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ तो गॉस का नियम लगेगा ही, तो गॉस के नियमानुसार लिख देंगे, ठीक, गॉस के नियमानुसार फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो हो जाएगा ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर, चूँकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हमारे यहाँ है, तो ई को इधर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इधर इस तरह हम कर लेंगे, ठीक है। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक, इतना हमारा हो जाएगा। इधर जब ये हमारे नीचे हो जाएगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट और ऊपर क्यू, ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, इतना हो गया। ये उसका भी सूत्र यहाँ से निकल गया, क्या, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम ज्ञात करते हैं तो यही सूत्र हमारा स्थापित होता है, ठीक है। तो इतना होगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। क्या कर लिए, समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। तो ये हमारा वाह्य पृष्ठ पर हो गया, खोल के वाह्य पृष्ठ पे हो गया। और हमारे इसमें बोला है, देखिए यहाँ पे खोल के बाहर, अब खोल के भीतर हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, खोल के भीतर ज्ञात करेंगे और खोल के सतह पर, ठीक है। ये खोल के बाहर हम ज्ञात किए हैं, जो काल्पनिक पृष्ठ किए हैं, देखिए यहाँ पे ये क्या है, खोल के बाहर, देखिए खोल के हम क्या किए हैं, खोल के बाहर, एक खोल हमारा बना गया है, एक खोल का बाहर है, बाहरी पृष्ठ है। अब खोल के पृष्ठ पे, खोल की क्या करेंगे, खोल की सतह पे, देखिए यहाँ पे खोल की सतह पे तीसरा नंबर बोला है, ठीक है। तो खोल के भीतर पहले हम ज्ञात करेंगे, ठीक है।
तो चूंकि देखिए यहाँ पे हमारा खोल के भीतर कोई आवेश नहीं है, जो भी आवेश हमारा क्या है पृष्ठ है, तो खोल के अंदर क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे यहाँ पे दूसरा हमारा बोला है खोल के भीतर, इस तरह हम लिख देंगे खोल के भीतर। ठीक है, इतना हो जाएगा ना, खोल के भीतर चूंकि हम लिख देंगे चित्र से, क्या लिख देंगे, लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि गॉसियन जो पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ जो है, गॉसियन पृष्ठ जो हमारा है, पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। क्या है, एक समान रूप से क्या है, वितरित यानी बटा हुआ है, एक समान रूप से वितरित है। और जो कोश के अंदर और कोश के अंदर क्या है, कोश के अंदर आवेश क्या है, आवेश शून्य है, आवेश नहीं है, आवेश शून्य है। अतः आवेश जब शून्य है तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा हमारा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे आवेश जब शून्य है तो आवेश का मान आप शून्य रख देंगे, आर स्क्वायर पूरा हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमारा E बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि खोल के अंदर, बहुविकल्पी में आता है कि खोल के अंदर आवेश कितना होता है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, शून्य होता है। ये हमारा क्वेश्चन बहुविकल्पी हमेशा हर एक बोर्ड में, हमेशा हर एक सेट में पूछता है। ठीक है, अब हमारा तीसरा ऑप्शन है क्या, खोल के क्या करना है, हम बाहर ज्ञात कर लिए। देखिए यहाँ पे खोल के बाहर ज्ञात कर लिए, खोल के पृष्ठ पे ज्ञात कर लिए, खोल के भीतर ज्ञात किए हैं। यहाँ पे शून्य आवेश नहीं है, आवेश शून्य है। देखिए तो यहाँ पे हम ज्ञात कर लिए पृष्ठ पे एक काल्पनिक पृष्ठ ज्ञात करके, अब खोल के क्या करेंगे, पृष्ठ पे, खोल के पृष्ठ पे काल्पनिक है जो हमारा क्या है, वह पृष्ठ, वह बाहर पूछा था, बाहर किसी बिंदु पर। ठीक है, तो बाहर पी बिंदु को हम ज्ञात कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इस पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे। तो देखिए इस पृष्ठ आर है, ये आर है, ये हमारे इतना है, ये हमारा पूरा आर है। तो क्या हो जाएगा, आर और आर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आर और आर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे तीसरा स्टेप हमारा क्या किया है, खोल के सतह पर। ठीक है, खोल की सतह पर क्या करेंगे, खोल की सतह पर। तो चूंकि चित्र से स्पष्ट है कि आर बराबर आर, ठीक, तो हो जाएगा समीकरण एक से। बहुत इजी है, बहुत आसान है। गॉसियन पे जो छः है, जो अनुप्रयोग है, गॉस का अनुप्रयोग 6 अनुप्रयोग है, बहुत बेहतरीन है। हम धीरे धीरे 6 अनुप्रयोग आपको बताएंगे जरूर। ठीक है, एक एक वीडियो 10-10 मिनट 5-5 मिनट का हम जरूर डालेंगे। ठीक है, आप लोग बेहतरीन तैयार कर लीजिएगा, ये हमेशा हर एक सेट में पूछता है। ठीक है, तो समीकरण एक से हमारा क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर। तो आर यहाँ पे है तो हमारा आर हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ये आ गया खोल के सतह पर। ठीक है, खोल की सतह पर। चूँकि आप जानते हैं, हमें आपको एक अलग से बता दे रहे हैं, यही है, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते ही हैं, 9×10⁻⁹ होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मान होता है। ठीक है, और इसी का कहते हैं निर्वात में वैद्युशीलता, निर्वात में इसको विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात में वैद्युतशीलता, इसका भी मान होता है 8.85 × 10⁻12 होता है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए कूलम स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इस प्रकार इसका इतना मान होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको एक क्वेश्चन बेहतरीन से समझ आया होगा, और अच्छे से आप लोग सीखा कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन अथवा हमारा दिया है। देखिए दिया है, दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना करना। देखिए यहाँ पे दिया है क्या, एक क्या किया है,
एक हमारा परिपथ तैयार किया है। परिपथ इसलिए 12 माइक्रो फैरड कूलाम, 6 माइक्रो फैरो कूलाम, ठीक है। माइक्रो फैरड कूलाम कहते हैं, माइक्रो से पढ़ते हैं इसे, फैरड और कूलाम, ठीक है। एक है हमारा, एक है संधारित्र है। संधारित्र देखिए इस तरह हम संधारित्र क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा दिया हुआ है। किरचॉफ का हम लोग नियम पढ़े हैं। किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ है, व्हीट स्टोन है, तो व्हीट स्टोन देखिए हमारा इसी प्रकार हमारा क्या होता है जिस प्रकार तो संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए तो सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चूँकि हम अथवा स्टार्ट करें, तो अथवा हमारा देखिए यहाँ पे हमारा इसको व्हीट स्टोन के माध्यम से क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो व्हीट स्टोन सेतु का फार्मूला होता है, संगत भुजाओं का क्या होता है, अनुपात बराबर होता है, तो पी क्यू बराबर आर बटा एस, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है। प्रतिरोधों का संगत भुजाओं का क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस प्रकार हमारा देखिए यहाँ पे 12 दिया है, तो यहाँ पी का मान हो गया, तो पी यानी 12 और यहाँ पे 6 हो जाएगा बराबर आर का मान पी क्यू आर यस, पी क्यू आर है तो संगत भुजा पी बाई क्यू आर बाई यस, तो यहाँ पे 6/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। 2 बराबर 2, तो हमारा क्या है, ये जो हमारा ये क्या है, परिपथ है संतुलन की अवस्था में, तो हम लिख देंगे अतः यह संतुलन अवस्था में व्हीट स्टोन सेतु है। क्या लिख देंगे, यह संतुलन अवस्था में व्हीट स्टोन सेतु है, यह व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है, ठीक है। क्या है, संतुलन अवस्था में है, ठीक है। जब ये संतुलन अवस्था में है, जब आपस में क्या बराबर, तो इसका कोई काम है क्या, देखिए इसका कोई काम नहीं है, ठीक। ये बस यह संगत भुजाओं का काम होगा, ठीक है। चूँकि हमारा व्हीट स्टोन सेतु हमारा इस प्रकार जो होता है, ठीक है। तो व्हीट स्टोन सेतु हमारे यहाँ पे गैल्वेनिक सेल होता है, ये गैल्वेनोमीटर होता है, सॉरी गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। इस प्रकार एक सेल से जोड़ दिया गया होता है, ठीक। इस प्रकार हमारा बना होता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा जोड़ दिया होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रतिरोध आता है, यहाँ पे भी एक प्रतिरोध रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है, प्रतिरोध आता है, यहाँ पे भी प्रतिरोध रहता है, तो यहाँ पे पी क्यू आर यस, इस प्रकार हमारा क्या होता है, ठीक है। जो किरचॉफ के नियम पे काम करता है, ठीक है। जैसे जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ पे काम ये करता है, ठीक है। तो हमारा इतना हो गया संतुलन अवस्था में, बीच का हमारा क्या नहीं करेगा। अतः अब पर्वत का हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसे मान बोला है ज्ञात करने के लिए, तो देखिए आगे देखते हैं हमारा क्या मान बोला है। जल्दी से मैं ये सेट हल करेंगे तो तीसरा भी जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। पर्वत का तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता ज्ञात किया जाए, ठीक है। पर्वत की तुल्य धारिता, तो पर्वत की तुल्य धारिता हम ज्ञात करेंगे। पर्वत की तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, 12 माइक्रोफैरड कूलाम, 12 माइक्रो, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा दिया है हमारा 12 माइक्रोफैरड, ठीक। और जो हमारा 6 माइक्रोफैरड कूलाम है, क्या है, श्रेणी क्रम में है, क्या है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जब है, तो हम श्रेणी क्रम की सूत्र होता है संधारित्र का, क्या, संधारित्र का श्रेणी क्रम, जिस प्रकार हम लोग क्या किए थे, आप लोगों को पता होगा कि जब हम क्या किए थे, प्रतिरोध में जब उनका संयोजन किया जाता है, तो प्रतिरोध में हमारा श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, इस प्रकार डॉट डॉट करके आगे आ जाता है, ठीक। और जो हमारा समांतर क्रम में होता है, या श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जब होता है, तो 1/R करके हम लोग ज्ञात करते हैं, R1 प्लस 1/R2,
R2 इस प्रकार हम लोग ज्ञात करते हैं। इसमें उल्टा होता है, इसमें श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 इस प्रकार हमारा सूत्र इसमें होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधों का संयोजन ज्ञात करते हैं। ये हमारा संधारित्रों का संयोजन में क्या है, श्रेणी क्रम इस प्रकार होता है। तो 1/C क्या करेंगे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो 1/C बराबर C1 1/12 प्लस 1/6। ठीक, तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, इसका लॉसन हमारा देखिए, अगर लॉसन नहीं निकाल पाते तब भी हो जाएगा। इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, इसका 12 कर दीजिए, 12 6 72 कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, 18 हो गया, और ये क्या हो गया, 72 हो गया। तो 18 करना 18 18 को 72, तो क्या हो गया 1/C बराबर 1/4। तो हमारा क्या हो जाएगा, C बराबर कितना आएगा, 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, हमारा कितना क्या, C बराबर 4 माइक्रोफैरड हो गया। अब दूसरा हम क्या ज्ञात करेंगे, अब दूसरा संगत प्रतिरोध का क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो देखिए दूसरा ए भी हमारा क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। चूँकि हम लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसका तुल्य धारिता हम ज्ञात करेंगे। तो 1/C, वहाँ C था तो यहाँ C डैश कर लेंगे, 1/C C डैश 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे हम आगे देखेंगे तो हो जाएगा 1/C डैश बराबर 1/C1 कितना हमारा मान दिया है, 6 माइक्रोफैरड प्लस 1/3 हो गया। ठीक, तो देखिए 1/C डैश बराबर 3 प्लस 6 36 18 6 3 9 18, तो 1/C डैश बराबर 1/2, C बराबर 2 हो गया। ठीक, इसका तुल्य प्रतिरोध 2 हो गया। ठीक, पहले वाला का हमारा आया है 4 माइक्रोफैरड, इसका आ गया है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, चूँकि हमें जब प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते हैं तो इस प्रकार करने के बाद जब हम श्रेणी क्रम को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें तो इसको क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में हो जाता है, अतः जब समांतर क्रम में हो जाते हैं, जब समांतर क्रम हो जाता है, समांतर क्रम के लिए हम क्या करते हैं, ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते हैं C व C डैश, क्या है, C व C डैश समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, C व C डैश क्या होंगे, समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में होने पर तुल्य धारिता। ठीक, अब तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। तो हमारा तुल्य धारिता, ठीक है, क्या है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो हमारा समांतर क्रम में क्या हो जाता है, C बराबर C1 प्लस C2 होता है। ठीक है, तो C बराबर C1 की जगह हमारा क्या है, C है और C डैश है, तो इसको हम क्या करेंगे, C की मान लो, यहाँ पे C की मान लो। ठीक, कोई भी कुछ भी आप मान सकते हैं। तो C डैश और वो क्या था, C था, C। ठीक है, C ये सूत्र मान लीजिए, ये सूत्र होगा। ठीक है, C बराबर C1 प्लस C2, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, C के, ठीक, C के बराबर C डैश प्लस C1। ठीक, तो C डैश का मान हम लोग ज्ञात किए हैं। तो C डैश का हमारा मान कितना आया था, 4 आया था, प्लस C1 का मान कितना आया था, 2 आया था। C का मान 6 माइक्रोफैरड हमारा इतना आ गया। ठीक है, इसका हमारा क्या हो गया, पहले का हमारा निकल गया जो हमारा पूछा था, तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता। तो हम लोगों ने तुल्य धारिता ज्ञात कर लिए। अब क्या, 3 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्रों पर आवेश, अब आवेश ज्ञात करना है। ठीक है, और इसका आवेश हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आवेश हमारा, चूँकि अब दूसरा हमारा नंबर है, चूँकि 3 माइक्रोफैरड तथा क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है, 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र जो है, ठीक है, पर आवेश, ठीक है, संधारित्र पर हमारा क्या हो जाएगा, आवेश। तो संधारित्र पर हमारा आवेश, ठीक है, संधारित्र पर आवेश, तो कुल आवेश बराबर, ठीक है, तो इस पर हमारा टू माइक्रोफैरड पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड जब काम ही नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पे जो हम संतुलन अवस्था में सिद्ध कर दिए हैं, तो हमारा 2 माइक्रोफैरड कोई काम कर, 2 माइक्रोफैरड क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे
2 माइक्रोफैराड का होगा 0, चूँकि 2 माइक्रोफैराड बराबर 0 कोई कार्य नहीं कर रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा, ठीक है। चूँकि कुल आवेश सी बराबर क्यू बराबर होता है ना, कुल आवेश क्यू बराबर सी भी, क्यू बराबर सी भी से हम कुल आवेश ज्ञात करेंगे, ठीक है। कुल आवेश, तो क्या हम कुल आवेश जब ज्ञात करेंगे तो सी का मान हम लोग ज्ञात ही किए हैं, सी का मान 6 फैराड है, तो 6 गुणे और 10 वोल्ट हमारा दिया है। देखिए हमारा क्वेश्चन में हमारा दिया है कितना, 10 वोल्ट। देखिए 10 वोल्ट हमारा दिया है, 10 वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो हमारा हो जाएगा क्यू बराबर 60, ठीक है। 60 माइक्रो कूलाम हो जाएगा, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। वहाँ पे फैराड था, तो फैराड किसका मात्रक होता है, हाँ, आवेश का मात्रक भी फैराड होता है, ठीक है। बड़ा मात्रक फैराड होता है, ठीक है, और फ्रैंकलिन होता है, फिर कूलाम होता है। सबसे बड़ा मात्रक फैराड, या फिर क्या होता है छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, और कूलाम आवेश, कूलाम तो फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 माइक्रो कूलाम आवेश कूलाम, ठीक है। अब दूसरे के लिए जो हमारा एक और दूसरा हमारा निकला था, ठीक है। दूसरे माइक्रो जो दिया चार हम लोग ज्ञात किए थे और वो इतना ज्ञात किए थे, तो उसके लिए हमारा हो जाएगा, तो क्यू डैश माने क्यू डैश बराबर सी भी, तो बराबर हो जाएगा 2, जो हम लोग 2 निकाले थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए C1 निकाले थे 2, इस 4 के लिए हो गया 2 के लिए, ठीक है। यहाँ पे 6 माइक्रो, तो वहाँ उसका समांतर श्रेणी का जो समांतर श्रेणी में जुड़ा हुआ था उसका हम लोग तुल्य धारिता के माध्यम से इसका कुल आवेश ज्ञात कर लिए, 60 माइक्रोफैराड 60 माइक्रोकूलम हो गया। अब उसके क्या करेंगे, C1 का ज्ञात करेंगे, तो C और V का मान कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है, तो 10 गुना 20 माइक्रो क्या हो जाएगा, 20 माइक्रो कूलाम हो जाएगा, ठीक है। 20 माइक्रो कूलाम क्यू बराबर, ठीक है, इतना हो गया। 3 माइक्रो कूलाम पे क्या करेंगे, 3 माइक्रो फैराड पर आवेश, अब इस पर हमारा आवेश ज्ञात करेंगे, तो इस पर मैं क्या हो जाएगा हमारा, इतना ही हो जाएगा, ठीक है। 20 माइक्रो फैराड ही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे हमारा आंसर भी आया 6 का। देखिए पहला 6 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोकूलम तथा शून्य, और शून्य हमने बताया है आपको क्या है, बीच में हमारा क्या है शून्य, जब काम ही नहीं कर रहे तो क्या उसका कोई लाभ नहीं उसमें, ठीक है, क्योंकि संतुलन अवस्था में आ गया था, ठीक है। तो आई होप ये हमारा अच्छी तरीके से ये हो गया। अब अगला हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए 7वां, किरण आरेख सहायता से परावर्ती दूरदर्शी प्रतिबिंब बनाने की व्याख्या कीजिए तथा अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी विशेषता की तुलना कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम आपको दिखाते हैं। चूँकि हमारा परावर्ती दूरदर्शी यही होता है, देखिए हमारा परावर्ती दूरदर्शी का उपयोग कर स्थित वस्तु का चमकीला प्राप्त जो क्या कहते हैं प्रतिबिंब का क्या करते हैं, चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। देखिए परावर्ती दूरदर्शी का उपयोग दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, दर्पण लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक, हमारा अवतल दर्पण हो गया, और बीच में हम भी एक समतल क्या करते हैं, यहाँ पे अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा, ठीक है। तो परावर्ती दूरदर्शी का हमारा देखिए चित्र है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा क्या है समतल दर्पण उसमें लगा हुआ है, जिससे क्या होता है हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, अवतल दर्पण जब क्या होता है उसके द्वारा हमारा क्या होते हैं, जब प्रकाश किरण आती है तो इससे टकरा के क्या होती है, देखिए यहाँ पे हमारे इस प्रकार हमारा नेत्रिका लेंस, यहाँ से जब लोग हम देखते हैं तो नेत्रिका लेंस से हमारा देखिए क्या होता है, इस प्रकार हमारा ये कार्य करती है, ठीक है। इस प्रकार हमारे प्रतिबिंब बनता है, देखिए अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए इस प्रतिबिंब का, ठीक है। जो यहाँ से हमारे प्रकाश की रोड चलती है और यहाँ से टकराती है और परावर्तन के पश्चात हमारे आँखों पे जाती है, जिससे हमारा क्या होता है, यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है,
ठीक है। एक ही प्रकाश किरण के माध्यम से हमारा डबल प्रतिबिंब ज्ञात होता है, यहाँ पे भी हमारा प्रतिबिंब ज्ञात होता है, यहाँ पे भी ज्ञात होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा प्रतिबिंब बनता है। और उसमें हमारा विशेषता पूछा था, देखिए हमारे यहाँ पे विशेषता है। विशेषता इसमें देखिए, गोली विपथन का दोष नहीं होता है। दूसरा हमारा होता है वर्ण विपथन का भी दोष नहीं होता है। सितारों और ग्रहों को देखने का काम क्या होता है, यह काम में आता है। ठीक है, परावर्तित दूरदर्शी होता है, सितारा और ग्रहों को देखने के काम में आता है। इसमें अंतिम प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन द्वारा प्राप्त होता है, जो कांच की प्रकृति पर प्रभाव नहीं डालता, जो कांच की प्रकृति पर प्रभाव नहीं डालता है। और आप लोग पाँचवा डाल दीजिएगा, अविदृश्यक अवतल दर्पण होने के कारण अंतिम प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। तो क्या है, अविदृश्यक अवतल लेंस। जो ये हमारा क्या है, ये हमारा अविदृश्यक अवतल लेंस है, जो हमारा अविदृश्यक अवतल लेंस है। ठीक है, बड़े द्वारा का अवतल लेंस है। हमारा एक समतल दर्पण है, जिससे हमारा परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर क्या होती हैं, प्रतिबिंब का निर्माण ए डैश बी डैश करती हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, तो ये भी ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चूंकि हमारा देखिए अगला क्वेश्चन अथवा दिया, तरंगों के विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, एकल झिर्री प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन कीजिए। तो हमने आपको उस सीट में क्या किए थे, 5वें नंबर में हमने सॉल्व कराया था व्यतिकरण और समपोषी व्यतिकरण के माध्यम से। ठीक है, और एकल प्रारूप झिल्ली के बारे में बताना है। तरंगों का विवर्तन किसे कहते हैं, कहीं छोटे अवरोध छिद्र के जगहों के आंशिक, वहाँ पे आंशिक क्या होता है, जब प्रकाश छोटे छिद्रों के माध्यम से, जब प्रकाश गिर जाता है छोटे छिद्र पर हल्का सा मुड़ जाता है, तीक्ष्ण मोड़ों को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। व्यतिकरण तो आपको उन्होंने बताया था कि किसी एक ही माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरणें समान आवृत्ति के जब एक ही माध्यम में जाती हैं तो क्या होती हैं, तो उनका क्या होता है, अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण के कारण, अध्यारोपण जब होता है तो वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ जगहों उसका आयाम अधिकतम और क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो इस पर घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो व्यतिकरण में हम अंतर देख लेते हैं। चलिए, तो यह हमारा क्या है, व्यतिकरण और विवर्तन में निम्न अंतर देख लीजिए। व्यतिकरण इस प्रकार आप कॉलम डाल के और व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर देखेंगे। ठीक है, व्यतिकरण यह घटना दो कला संबंध स्रोतों से चलने वाले दो पृथक्कृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण से प्राप्त होती है। व्यतिकरण जो है अध्यारोपण के माध्यम से क्या होता है, प्राप्त होता है। विवर्तन में यह घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाले द्वितीय तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण होता है। यह एक ही तरंगाग्र से जो तरंग निकलती हैं, विभिन्न तरंग एक नए स्रोत की भांति क्या करती है, व्यवहार करती हैं। एक ही तरंगाग्र से क्या करती है, निकलती है, एक तरंग के बाद दूसरा तरंग निकलती है, वो नए स्रोत की भांति करती हैं। इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं। जो एक व्यतिकरण में जो होती है एक समान तीव्रता की क्या होती हैं, सभी दीप्त फ्रिंजें होती हैं। इसमें क्या होती है, इसमें क्या होता है, दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं। तीव्रता कभी घटे में, कभी बड़े में, कहीं डार्क, कहीं कम। इसमें डार्क में कहीं कहीं हल्का हल्का होता है, जैसे कहीं बहुत दूर स्थित वस्तु जैसे हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश जब यहाँ पड़ता है तो यहाँ से यहाँ प्रकाश जब इस पर डाला जाता है, यहाँ से स्रोत के माध्यम से जब प्रकाश क्या करते हैं, इस प्रकार हम डालते हैं जब प्रकाश, तो यहाँ पे बहुत डार्क दिखाई देता है। और धीरे 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 यहाँ पे हल्का सा छोटा, यहाँ से हल्का छोटा, यहाँ से हल्का छोटा, यहाँ से हल्का छोटा, यहाँ से हल्का छोटा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस प्रकार होता है। पहले स्तर में जहाँ पड़ता है यहाँ डार्क, उससे छोटा, उससे छोटा, इसलिए छोटा छोटा होता चला जाता है। ठीक है, घटते क्रम में इसमें सभी दीप्त जो फ्रिंजें होती हैं तीव्रता की होती हैं, क्या होती है, विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रताओं के घटते क्रम में होती है। ठीक है, और तीसरा नंबर देखेंगे, इसमें फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती है। इसमें फ्रिंज क्या होती है, एक समान की चौड़ाई होती है, फ्रिंजे की चौड़ाई होती है एक समान होती है। इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती, सभी चलती है। हमें बताया कि छोटे छोटे करके चले जाते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, एक समान नहीं होती है। इसमें निम्निष्ट प्राय पूर्णतः अंधकारमय होता है। क्या होता है, जो इसमें निम्निष्ट होता है पूर्णतः क्या होता है, अंधकारमय होता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता, अंधकारमय नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आएगा व्यतिकरण विवर्तन में अंतर। इस पर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल के अभिव्यक्तियों को स्पष्ट कीजिए और हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर n बराबर और n बराबर 4 के बीच संक्रमण संगत पहला उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त
स्पेक्ट्रम में संख्याओं को दर्शाइए। ठीक है, चलिए हम इसको आपको बताते हैं स्पेक्ट्रम संख्या किसे दर्शाया जाता है। पहले तो आप ये बोहर मॉडल को देख लीजिए। बोहर मॉडल लीजिए। बोहर मॉडल क्या होता है? नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड देखिए नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को क्या किया, दूर किए हैं। क्या जो नील्स बोर है रदरफोर्ड की कमियों जो थी उसका किए दूर किए हैं। इसके लिए इन्होंने निम्न 3 नई परिकल्पनाएं दी या अभिगृहित प्रस्तुत की। पहला, इलेक्ट्रॉन उन्हीं केवल कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग क्या होता है, n/2 होता है। ठीक है, h/2 है। ठीक है, यहाँ h है। ठीक है, हमारा h है, h/2 का पूर्ण गुणा है, अर्थात पूर्ण गुणा होता है। कोणीय संवेग होता है n × h/2 होता है, जहाँ n 1 2 3 होता है। ठीक है, तो चूँकि कोणीय संवेग हम लोग 11th में पढ़े थे, कोणीय संवेग और क्या होता है, J = R/P। ठीक है, तो उस प्रकार हमारा क्या है, MBR यहाँ पे आ गया था। आप देख लीजिए हमने यहाँ पे किया है। देखिए कोणीय संवेग R × P होता है, तो R P = MB, तो R MB, तो J = MBR। तो यहाँ पे देखिए कोणीय संवेग P के स्थान पे हमारा कोणीय संवेग है क्या, कोणीय संवेग MBR NH2 π। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इसमें हमारा दूसरा नंबर दिए हैं इन्होंने क्या, अस्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, तीसरा जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन का होता है अपने निश्चित कक्षा को जो छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में पैदा चला जाता है। नीचे का जब ऊर्जा मिले तो नीची कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में केवल 10 घात क्या होता है, 10⁻8 सेकंड तक केवल रुकता है, और पुनः नीचे वाले कक्षा में क्या होता है, चला आता है। वापस लौटते समय विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में करते ऊर्जा उत्सर्जित करता है। विद्युत चुम्बकीय रूप में क्या होता है, ऊर्जा का करता है, उत्सर्जित करता है। यदि इलेक्ट्रॉन के ऊंची कक्षा में ऊर्जा E2 तथा नीची कक्षा में E1 होगा, तो आवृत्ति भी हो तो ऊंची में E2 और न्यूनतम में E1 हो तो आवृत्ति भी हो तो H भी E2 − E1। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये हो गया बोर मॉडल के अभिगृहितों का। अगला उसमें क्वेश्चन हमारा पूछा है क्या, स्पेक्ट्रम उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम रेखांकों का कीजिए दर्शाइए। ठीक है, तो दर्शाते हैं हम आपको यह किस प्रकार दर्शाया जाता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे, पहला हमारा उसमें पूछा है क्या, क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा है हमारा पहला उसमें उत्सर्जन। ठीक है, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हम बना देते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम यानी से 4 तक हो करना है। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार हमारा बनता है। ठीक है, ऊर्जा स्तर 1 2 3 4 बार का है, तो n = 1, n = 2, तो यहाँ 4 होता है ना, नीचे से ऊपर तक जाता है, तो 3 2 1 होता है। ठीक है, ये हमारा उच्च ऊर्जा स्तर होता है। ठीक है, हमारे उच्च ऊर्जा स्तर होता है, थोड़ा नीचे रहता है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए क्या है, 4 से हमारा क्या होता है, इसमें आता है। ठीक है, हमारा इसमें आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 से 3 में आता है और 4 से 2 में आता है। ठीक है, और ये हमारा 3 से 2 में आता है। ठीक है, और यह हमारा क्या होता है, दूसरा नंबर 1 में आता है। यही हमारा क्या है, ऊर्जा उत्सर्जन का स्पेक्ट्रम। इस प्रकार हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ये हमारा निम्नतम ऊर्जा स्तर है, निम्नतम ऊर्जा स्तर है, आप लिख सकते हैं। ये हमारा उच्चतम है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा सही से, उच्चतम। ठीक है, इस प्रकार। अब हमारा दूसरा उसमें पूछा है, पहला ही पूछा था, दूसरा उसमें क्या पूछा है, अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसी प्रकार हम बनाएंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम, n = 1, n = 3, n = 4। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे तो n = 4, n = 3, n = 2, n = 1। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, अवशोषण है। ठीक है, देखिए
यहाँ से यहाँ तक जाता है और यहाँ से ये हमारा आ जाता है, ठीक है, लैम्डा मैक्स होता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये हो गया जो हमारा क्वेश्चन में पूछा था। ये हमारा क्या होगा, 8वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम में संख्याओं रेखाओं को दर्शाई, संख्याओं रेखा को कि परत स्पेक्ट्रम संख्याओं का किया हमने दर्शा दी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। बंधन ऊर्जा प्रतिनिधिकरण द्रव्यमान के संगत दर्शाइए तथा विघटन एवं संकलन अभिक्रियाओं इस विवरण की सहायता से विवेचना की, ठीक है। हमने क्या ये नाभिकीय विखंडन को आपको सब अच्छे तरीके से किया था, बताया था, हमें अच्छे तरीके से बताया था। ये आप लोग उस सेट में आप लोग जब शुरू से आप लोग सेट सभी वीडियो आपको क्या किया चैनल पर पढ़ा है, अच्छे से आप लोग शुरू से देखिएगा, जिससे आपको ये सब क्या ये एक दूसरे से क्या कनेक्ट है और कोई ना कोई टॉपिक उसमें क्या किया है बताया गया है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोग क्या कीजिए सॉल्व कीजिएगा। तो यही हमारा है जो संख्या रेखा पर क्या करना था, दर्शाना था। तो संख्या रेखा पर क्या करेंगे, दर्शा देंगे। देखिए इस प्रकार हमारा दिया है, देखिए हीलियम हाइड्रोजन का हमारा क्या है बड़ा है, हीलियम का H2 होता है। तो लिथियम का देखिए घटा है, फिर है हीलियम का बढ़ गया है, फिर क्या किया नाइट्रोजन का घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया। NCERT में क्या है हमारा ये है, ये जो क्या है इसका डायग्राम है, अच्छी तरह से आपका देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यन टाइप और चालक की चालकता की गणना कीजिए। आंकड़ों में चालक हमारा आंकड़ा दिया है, ठीक है, आंकड़ा हमारा दिया हुआ है। तो चलिए आंकड़ा दिया हुआ तो हम आपको ये बता देते हैं किस प्रकार यह सॉल्व होगा। यहाँ पे हमारा सब क्वेश्चन में दिया है यन टाइप और चालक की चालकता की गणना कीजिए। आंकड़ों पर निम्नलिखित चालक यहाँ पे दिया है चालन इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, यहाँ पे चालन इलेक्ट्रॉनों का दिया है, यहाँ पे क्या दिया घनत्व देते, घनत्व इसको हम क्या करते हैं यानी ई से हम क्या करते हैं डिपेंड करते हैं प्रेजेंट करते हैं यानी ई द्वारा, ठीक है। और कोटरों की घनत्व, कोटरों का घनत्व हम क्या करते हैं यानी एन से, ठीक है, एन और स्मॉल एन, ठीक है। और हमारे इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता जो है, इलेक्ट्रॉनों की क्या करती है गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से UE, इसे हम UE से दिखाते हैं, ठीक है, UE से दिखाते हैं। कोटरों की संख्या जो कोटरों की गतिशीलता, देखिए यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, यहाँ पे आप कोटरों की गतिशीलता है म्यूएन है, ठीक है, इसे इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे याद करेंगे। और इसका एक हमारा क्या फार्मूला है, उस फार्मूला भी सभी को आप रख लीजिएगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो यह फार्मूला आप देख लीजिए, फार्मूला क्या होता है ठीक है, चूँकि हमारे होता है रो बराबर 1/सिग्मा, ठीक है, रो बराबर 1/सिग्मा। तो यहाँ से हमारा ज्ञात किया जाता है, यही हमारा ज्ञात करना है। इसमें हमारा पूछा है, देखिए देख लीजिए आप क्या इसमें पूछा है, चालकता की गणना करना है, चालकता की गणना करना है, ठीक है। सिग्मा, सिग्मा की इसी से क्या कहते हैं, सिग्मा को चालकता कहते हैं, इसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। तो सिग्मा की हमारा गणना करना है, तो सिग्मा गणना करने के लिए हमारा सूत्र होता है सिग्मा बराबर, ठीक है, सिग्मा बराबर ई, ठीक है, E म्यू ई प्लस एन म्यू एन, ठीक है, ये हमारा सूत्र है, ठीक है। तो आप सभी मानों का करेंगे जो हमने बताया है उस मानों रखेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, इतना आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग क्या करें हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया पीएन संधि निर्माण में हांसी स्तर तथा विभवरोधक की व्याख्या कीजिए। अग्रदिशी बायस तथा पश्चदिशी बायस की दिशा में दोनों में क्या परिवर्तन है। तो हमने क्या किया पिछले का किए फर्स्ट और सेकंड जो हमने सॉल्व किया है, तो उसमें हमारा क्या है, इसमें हमको पीएन संधि के बारे में बताया है, ठीक। उसी वगैरह आप लोग क्या करेंगे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और जब अच्छा लगा हो तो इसे क्या करें चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। कमेंट करिएगा तो कमेंट करिए। अब इससे हम क्या करेंगे, आप अगला हम सेट नंबर 3 क्या करेंगे जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ परेशानी था, कुछ दिक्कत हमें हो गया था, इसलिए हमने क्या किए थे कुछ दिन हमारा क्या था ये वीडियो डालना बंद हो गया था, ठीक है। तो आई होप तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा पढ़ाई कीजिएगा, और क्या करना है 95% लाना, ठीक है। 95 नंबर क्या करना है फिजिक्स में गेन करना, ठीक है, 95 लाना है, ठीक है, ओके।
तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और जो भी दिक्कत हो उसमें क्या करिए, प्लेलिस्ट को आप देखिए और अपना जो भी दिक्कत हो उसे दूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।